क्वेश्चन निकालें। हमने आज कुछ हल नहीं करना ज्यादा, हमने क्वेश्चन ही रीड करना है। हमने शट डाउन कल पढ़ा था कि कंटिन्यू करें या शट डाउन करें। तो मंडे वाले दिन हम टैली करेंगे जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो वो जो 2 सफ़े दिए हुए थे, बैंक लिमिटेड और उसके साथ दूसरा सफ़ा, हाँ जो भी है, दो, एक सफ़े पे 2 सवाल थे ना, तो वो सबके गलत मल टेढ़े मेढ़े जैसे वो होने चाहिए। कॉपी घर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो खिंचाई होगी। और ये जो आज कराऊंगा इसको भी मंडे को सॉल्व करके टूटा फूटा जितना आपसे हो आना है। अभी आज मैं सिर्फ रीड करवाऊंगा, 1 घंटे में सिर्फ क्या करेंगे। वैसे तो उसको साथ साथ करना करेंगे, लेकिन आप रजिस्टर पे नहीं करेंगे, आप अपनी नोट्स में ही करेंगे। तो क्वेश्चन ओपन कर लें। सी आपके नाम से क्वेश्चन नंबर 2 है, शट डाउन का है जी। आ जाओ नमाज पढ़े हो। ठीक है, मैं भी पढ़ आया हूँ, आज मैं भी पढ़ के आया हूँ। आज उठा नहीं जाता अगर बैठे हो ना, बस कल से मैं लगा के ना नमाज पे बैठना, नमाज रह जाती है। आज लोग का था जुम्मा रहने लगा सी मेरी वजह से। दूसरी क्लास को 2 बजे छुट्टी दिया है, 3 बजे पढ़ा मैंने। ये नक्शा स्टाफ के पास दरमियान वाली क्लास को झंडी कराया है। उस सवाल बहुत लंबा है ये जो आज अभी पढ़ने लगे हैं। अभी देखना आपकी भी, आपको भी लगेगा पता, लंबा सवाल बहुत लेंथी है। ये मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता होता हूँ, मसला है आपके ऑनलाइन की वजह से मैं मजबूर हूँ, अदरवाइज ये व्हाइट बोर्ड पे कराने वाला सवाल है। इतना लेंथी क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, ये शट डाउन का क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन निकाल लें। नोट्स का सफा नंबर कौन से पे है ये जी, पेज नोट्स के पेज नंबर 276 पर है। नोट्स के पेज नंबर किस पर है, जो अभी नोट्स है उसके पेज 276 पर है। और ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये है भी पास्ट पेपर में रीसेंट अटेम्प्ट्स का, ऑटम 2020, उसका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम जो डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, ये आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 15 और 16 है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक चैप्टर समझेंगे। 15 और चैप्टर 15 वो आम रेलेवेंट कॉस्टिंग थी। वो जो मैंने असाइनमेंट वाले सवाल दिए हैं वो भी रेलेवेंट के हैं, लेकिन वो बहुत हटके हैं, अजीब से हैं। जो अब आते हैं सवाल वो मेरे नोट्स में सारे शामिल हैं। जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो भी पास पेपर के सवाल है, लेकिन वो हटके हैं, अब वैसे सवाल आते नहीं हैं। पिछली दफा आया जिस वजह से मैंने आपको दिया इस दफा। यानी मेरे पास पुरानी पिटारी में सारे आई कैप के सवाल पड़े हुए हैं। तो मैं उनमें से निकाल के आपको 2 सवाल दिए जब जवाब नहीं आते थे। तो अगर आप इसका जवाब ढूंढना भी चाहेंगे, वो पिंक लिमिटेड वाले का, और दूसरा क्या नाम था सवाल, सन फैशन, तो वो आपको जवाब मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो गलत मत मिलेंगे, जो कि मुझे पता चल जाएगा कि छापा ला के आया बच्चा। ठीक है, तो मैं मंडे वाले दिन सबके पास टूटा फूटा गलत मलत जवाब मौजूद हो, मैं मंडे वाले दिन किसी भी बच्चे का जवाब देखूंगा, 15 से 20 मिनट लगाऊंगा 2-3 बच्चों का, फिर उसके बाद जवाब टैली करूंगा यहाँ जैसे वो सवाल होने हैं। और वैसे सवाल पिछली अटेम्प्ट में भी आया है, उसी अप्रोच पे हल होने वाला, उससे पिछले अटेम्प्ट में भी आया है।
समझ आई? यानी पिछली अटेम्प्ट में और उससे पिछली में मॉडल पेपर या जो भी था उसमें भी था वो। तो ये बात ज़हन में, और आईकेएफ की किताब में भी है वो। तो इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कल तो टेस्ट है, मंडे वाले दिन आपका 3 सवालों का होमवर्क है। पिंक लिमिटेड, सन फैशंस, और ये वाला भी लिख के जितना हो, ये आज मैंने सिर्फ रीड करना है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है? रीड करना है। और ये सवाल भी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सवाल है। इसको भी आपने 2 से 3 दफा सॉल्व करना है। तो आजकल जो मैंने सख्ती की हुई है वो इस वजह से की है कि एक तो चैप्टर भी टेक्निकल है, दूसरा ऊपर से आप सुस्ती दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तुम नहीं आए थे ना कल, ये बाद में पकड़ता हूँ तेने, मैं कुटना, मैं 2 को सुन लाने हैं आज। आ जाए सवाल पे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आए तो वो कहता है इवैल्यूएट। लफ्ज इवैल्यूएट का मतलब होता है कैलकुलेशन को परफॉर्म करके, आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, जो रेलेवेंट कॉस्टिंग की, डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करें, परखें। वैसे इवैल्यूएट का मतलब होता है कैलकुलेशन करके परखना। किसका? सजेशंस ऑफ सीएफओ, सीएफओ की सजेशंस को परखना है, और किसकी सजेशन को परखना है? एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और आपने बताना है कि इन दोनों में से किसकी सजेशन इदारे के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो रिकमेंड करना है आपने। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के कहीं पता नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन शटडाउन का है, कॉन्टिन्यू का है, कहीं नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये पता चल रहा है कि सीएफओ और सेल्स डायरेक्टर, ये 2 पार्टीज हैं, ये 2 बंदे हैं। इन दोनों बंदों की जो प्रपोजल है उसको इवैल्यूएट करना है। जी कल टेस्ट क्लास टाइमिंग नहीं है। अच्छा, कहता है सियाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बीए, सीए एंड डीए। एक्सपोर्टिंग को अंडरलाइन करें और लिखो अपने नोट्स में। एक्सपोर्टिंग को अंडरलाइन करें और इसमें लिखें। आपने काला पीला सवाल ही करना है, कॉपी पे कुछ नहीं लिखना आज, कॉपी पे घर से करना है। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट बना के अपने लोकल कंट्री में नहीं बेचते, इंटरनेशनली सेल करते हैं। तो ऊपर लिख लें इसके, एक्सपोर्टिंग का मतलब है इंटरनेशनल सेल। एक्सपोर्टिंग का क्या मतलब है? कौन सी प्रोडक्ट? कौन सी प्रोडक्ट? सारी प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि ये अब्रॉड बेचते हैं। अब्रॉड, बैरून मुल्क, या इंटरनेशनली सेल करते हैं। लोकल सेल है ही नहीं इनकी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ मैन्युफैक्चर एंड सेल इन लोकल मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट। सिर्फ क्या लिखा हुआ है लफ्ज? एक्सपोर्टिंग। तो क्या मतलब है एक्सपोर्टिंग का? प्रोडक्ट बीए, सीए, और तीसरी कौन सी है? ये इदारा है, इदारे का नाम क्या है? एसएल। अब आगे जहां एसएल आएगा वो इदारा है। तो ये इदारा 3 प्रोडक्ट्स है और तीनों एक्सपोर्ट करता है। आगे फुल स्टॉप के बाद, कीपिंग इन व्यू ऑफ continuous operating losses in product BA, the management is considering to discontinue the production of, सबको नहीं, ये किसको बंद करना चाह रहे हैं? तो अब आपने ये डिसाइड करना होगा कि बीए को बंद करें या बीए को कंटिन्यू करें। 2 ऑप्शन है मेन, कंटिन्यू द बीए, डिसकंटिन्यू यानी शट डाउन द बीए। समझ आ रही है बात आपको? कंटिन्यू द बीए को पहले सॉल्व करता हूं मैं, कंटिन्यू, और दूसरी ऑप्शन क्या है? डिसकंटिन्यू। सीए डीए के मुतालिक कोई फैसला, और वो कहता है बंद क्यों कर रहे हैं, करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उसमें, और ये लॉस नजर आ रहा है आपको नीचे,
ये जो लॉस निकला हुआ है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से निकला हुआ है, लिखें इसके सामने। और हमें डिसीजन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से नहीं देखना होता, हमें तो रेलेवेंट कॉस्टिंग से देखना होता है। ये तो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन से, जो हमारे एफआर के प्रिंसिपल नहीं होते, ये लॉस तो उससे निकला हुआ है। और हमें चाहिए कौन से प्रिंसिपल? तो ये मिसलीडिंग है लॉस, ये याद रखना है आपने। अगर आपको पहले किसी का भी लॉस निकाल के दिया हुआ है तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के मुताबिक अकाउंटेंट ने निकाला हुआ है और उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों को इग्नोर किया होता है, सब कुछ मिक्सअप होता है। तो इसीलिए इस लॉस की बेस पे हम फैसला, हम खुद कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि वाकई हमें कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, उसने ऊपर और क्या दिया था? समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर 2019। जी ईयर 2019 का ये सारा डाटा जो नीचे दिया हुआ है ये किस ईयर का है? 19 का डाटा दिया हुआ है। इसके साथ कमिंग ईयर तो नहीं लिखा हुआ, इसके साथ लिखा तो नहीं हुआ ना नेक्स्ट ईयर। और ये ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं, यानी गुजरे हुए साल के रिजल्ट्स हैं। तो आपने डिसीजन 2019 के डेटे से नहीं करना, आपने फ्यूचर के डेटे से डिसीजन मेकिंग करनी होगी। कौन से डेटे से? वो किस साल का होगा? हाँ, अब हमें 2019 के डेटे से कई चीजों में 2020 का डेटा क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। तो आपको जो ये मेन टेबल दिया हुआ है ये किस साल का दिया हुआ है? 2019 का। समझ आ रही है? और डिसीजन हमने 2019 के डेटे से नहीं करना, नीचे जाके कहीं लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में अगले साल का जिक्र है तो सारा डाटा अगले साल का कंपाइल करना है। होना इसकी मदद से ही अगला साल कंपाइल। अच्छा, तो पिछला साल कौन सा था? 2000 नहीं, मतलब अभी ये डाटा जो दिया उसके मुताबिक तो 2019 रीसेंट है। और उससे पिछला साल कौन सा था? हमने डाटा 2000 का कंपाइल करना है। अब उसने जब ये बोल्ड किया होता है ना किसी भी चीज को, तो समझ जाए वो आपका एक्स्ट्रा फोकस उस पर डलवाना चाह रहा है या आपको बताना चाह रहा है कि बेटा इसको जरूर इस्तेमाल करना है तुमने कहीं। ये बोल्ड किया हुआ है ना उसने, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा मुझे नहीं अभी पता, लेकिन पिछले साल हमने 1,56,000 2018 में यूनिट बना के बेचे थे बीए के। ये बीए का डाटा है। और 2019 में कितने यूनिट बना के बेचे? 1,50,000। और ये जो नीचे रुपीस दिए हुए हैं ये सारे सारे किस पे राउंड किए हुए हैं? थाउजेंड्स में। तो 2019 का रेवेन्यू है 30 मिलियन है। ये कितने मिलियन है? पकड़ो कैलकुलेटर और मुझे ये बताओ कि सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी 2019 में? पढ़ो कैलकुलेटर ते दसो कितनी आती है सेल प्राइस पर यूनिट। निकालो और साल लिखते जाओ अपनी किताब पे, कितनी आती है? 2019 का ही डाटा है ना ये बेटा, कैसे निकाली है? 30 मिलियन ये जो है डिवाइडेड बाय, ऊपर 3 सिफर भी हैं, ये ज़हन में रखना, ये 3 सिफर। तो 30 मिलियन यानी 3 सिफर लगा के, या अगर नहीं लगाने 3 सिफर तो ऊपर से 1.5 लिख के साथ भी एक 3 सिफर उड़ा दो। तो 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 लाख कितना आता है? लिख लें जी, 200 रुपये पर यूनिट लिख लें अपनी किताब में, किताब पे लिखना है ये। बाद में इसकी एक साफ कॉपी करा लेना, अभी लिख लो। ये 200 रुपये क्या चीज है? सेल प्राइस पर यूनिट। इधर हाँ जी, किसी को ना पता चला हो ये सेल प्राइस कैसे आई है? सबको पता है? ये किस साल की सेल प्राइस है? 2018 का सेल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, वो मैं निकाल, वो मुझे चाहिए भी नहीं वैसे। मुझे 2019 की चाहिए जिससे मैं वो कहेगा तो 2020 की निकालने के लिए बढ़ा दूंगा या क्या कर दूंगा। और अगर उसने कुछ ना कहा तो फिर मैं 200 लूंगा। 200 ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितने मिलियन की है? 12 मिलियन की। 12 मिलियन। बताओ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है फिक्स होती है? सबको पता है ये वेरिएबल होती है। पर यूनिट कितनी निकलेगी?
निकालो जरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। हम सबको पता है मटेरियल नॉर्मली वेरिएबल होती है, तो 12 मिलियन को डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करते जाओ, हर रकम 1.5 लाख से डिवाइड करनी है। क्या आती है बेटा, लिखो 80 रुपीज की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आगे लेबर कॉस्ट बताओ, वेरिएबल होती है कि फिक्स होती है? नॉर्मली वेरिएबल होती है। और इसको अगर मैं निकालूं पर यूनिट पे, क्या आती है? 40। ये एक्चुअली रीडिंग का आर्ट होता है कि साथ साथ रकमे ही देखते जाओ जो आसान वाली है। ये आपको आदत नहीं होती। आप सवाल पढ़ते हैं बिल्कुल नावल की तरह के, नावल के बस जेड़ा लिखा लिखा रहने दो। कोई चीज कैलकुलेट भी हो रही हो तो आप जहमत, और मैं ये मेरा तरीका पढ़ने का ये है कि सवाल को पहले साथ पढ़ते ही कुछ डाटा निकाल लो, जिससे बाद में आसानी हो, डबल टाइम नहीं लगता, टाइम बचता है। नेक्स्ट, इसके साथ तो खुद उसने लिख दिया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, और 3 मिलियन टोटल है, तो पर यूनिट क्या होगी? ये वेरिएबल एफ एच है। अगर अगर सुन लो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इदारे की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ कितनी है, तो वो कितनी होगी पर यूनिट पे? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं चाहिए वैसे। मैं आपसे पूछूं मुझे इदारे की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ कितनी होगी, वेरिएबल कौन सी पूछ रहा हूँ? तो ये तीनों रकमें अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तीनों रकमें किसके बराबर होंगी? वेरिएबल। हालांकि मुझे अलग अलग भी लिख सकता हूँ, इनको इकट्ठा भी लिख सकता हूँ। ये किसका मोबाइल है? अच्छा अच्छा। नेक्स्ट, हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग है। जब भी इस तरह लिख के आगे कॉलन लगाते हैं इसका मतलब होता है ये हेडिंग है। ये हेडिंग है, क्या हेडिंग है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और इसके अंदर क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। क्या होते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? हमने कहा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो फिक्स कॉस्ट होती है जो स्पेशली प्रोडक्ट बी ए के बनाने की वजह से हो रही है। जब तक तो आप बी ए को बनाएंगे तो ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप बी ए को बनाना बंद करेंगे तो ये कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और रेलेवेंट इररेलेवेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछूं तो एट्रीब्यूटेबल रेलेवेंट होती है कि इररेलेवेंट? रेलेवेंट, ये तो लाजमी रेलेवेंट होती है, हमें पता है। और फिक्स उसने खुद का है, ये फिक्स है। कितनी है मिलियन? 2.8 मिलियन मेरा ख्याल है बनेगी। और इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट नहीं करते फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग में टोटल लेके चल रहे होते हैं। इसको ना कर देना पर यूनिट पे। बात समझ आ रही है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेलेवेंट होती है, और जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये पे करनी पड़ेगी। अगर हम बी ए को डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर हमें ये पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे नेक्स्ट आते हैं, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। वो कितनी है जी? 7,50,000। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट मैं आपको बार बार बता के आ रहा था कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस की होती है, और उसको डिवाइड करके ना उसका कुछ हिस्सा लिखा होता है प्रोडक्ट में। यानी पूरे बिजनेस की जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी ना, उसके टुकड़े करके उसका एक स्लाइस 750 का लिखा हुआ है। 7 लाख ये एक स्लाइस है। टोटल कितनी होगी वो टोटल के लिए इंग्लिश लिखी हुई है उसने। वो कहता है ये जो 7,50,000 है ये टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का, ये टोटल कितनी होगी दसो? वो टोटल आपको, अब उसकी जरूरत है भी इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे वैसे इसकी जरूरत होती नहीं।
हर सवाल में मैं इसको कहता होता हूँ ये इररेलेवेंट है, हर सवाल में ये क्या होती है, लेकिन इस सवाल में नीचे जाके उसने थोड़ा सा डॉच किया है। क्या डॉच किया वो बताऊंगा बाद में, अभी छोड़ो। मतलब उसने आई कैप ने 2 नंबरी लगा दिया है, 2 नंबरी लगाई है, और वो 2 नंबरी जो होती है ना, वो असूल याद रखना है। हमारा रूल बैकएंड पे चला जाता है अगर आई कैप ने खुद तुझसे कह दिया हो। इस बात पे सब लोगों का इत्तेफाक होना चाहिए। अगर आई कैप की कोई स्टेटमेंट हमारे रूल से वायलेट कर रही हो तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज प्रेफरेबल। ठीक है, जैसे मैं रिपोर्टिंग की मिसाल दे के आया हूँ दूसरी क्लास में भी। IS 16 होता है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। उसमें वो कहता है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपने बुक किया हुआ है और दोबारा अगर वैल्यू कम हो जाए तो जितना पहले सरप्लस बुक किया होता है उसमें से लॉस पूरा। लेकिन अगर आई कैप ने इंग्लिश में लिख दिया हो कि हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से लॉस को पूरा नहीं करना, तो फिर तो आप करना भी होता तो फिर आप डायरेक्ट लॉस लिखेंगे, आप नहीं पूरा करेंगे। फिर तो आप अपने स्टैंडर्ड को पूरी, जो स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है, आप अपनी स्टैंडर्ड की गाइडलाइन को क्या कर देते होते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें तो कॉस्ट में तो हमारी सारी बातें अपनी तय की हुई है। इसके ये कौन सा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है? तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो मैंने सवाल पढ़ा है उसके मुताबिक हमारी ये जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होती है ये बिजनेस की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होती है, और ये किसी प्रोडक्ट के बनने या बंद होने से ये चेंज, लेकिन इस सवाल में उसने 2 नंबरी लगाई है बता के। तो बच्चों ने पेपर में, क्योंकि हमने आज तक जितने सवाल किए उसमें ये रूल फॉलो किया है, ये पहली दफा सवाल आया जिसमें वो रूल को अपने वॉयलेट कराएगा, आई कैप खुद कराएगा। चलो फिलहाल अभी छोड़ दें, आप मुझे बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। देखें उसने कहा है कि ये जो 7,50,000 है ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? और ये टोटल जो टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है ये उसका 30% है। यानी ये जो 7.5 लाख है ये टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का 30% है, ये 7.5 लाख। तो टोटल अगर मैं निकालना चाहूं तो फॉर्मूला रीअरेंज हो सकता है, करो रीअरेंज, दसो कितना आंदा है। 70% कौन करने लगा था? क्यों 30 से डिवाइड होना है? क्योंकि ये रकम 30% पे स्टैंड कर रही है। हमने अगर इसको 100% पे लेके जाना है तो वो या एक्स रख के कर लो। तो ये टोटल एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? 25 लाख। कैसे आई 25 लाख रुपए? 7.5 लाख, और ये जो 30% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। लिख लिया ये? लिखो इसको, बाद में भूल जाना आपने कैसे आया है। अभी आपने इस पे ही लिखना है जो भी लिखना है। चलो हालांकि अगर सवाल में 2 नंबरी ना होती आई कैप की, क्योंकि मैंने अभी दूसरी क्लास में कराया मुझे पता है, तो अगर इसमें 2 नंबरी ना होती तो मैंने तो इस ना टोटल को निकालना था, ना मैंने ये 7.5 लाख को घास डालनी थी, मैंने तो इस पे काटा लगा देना था। और मैंने आम हालात में पता है क्या कहना था कि ये सारी की सारी क्या है, क्योंकि एलोकेटेड वाली एब्जॉर्ब वाली और पोर्शन वाली ये एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होती है, जर्नल वाली भी। जी आगे नेक्स्ट आ जाए जी, सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आ जाए क्या है? 2019 के सेलिंग एक्सपेंस हैं 78 लाख के, और ये जो पीछे दिए हुए बोल्ड करके ये 2000, फिर वही बोल्ड का असूल है कि आई कैप चाह रहा है कि बेटा इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करो, एक दिन निगाह रखो, इसको इग्नोर नहीं करना। अब बच्चों को पेपर में ये बात समझ नहीं आती कि जब भी किसी एक्सपेंस को 2 लेवल पे दिया हो और साथ वॉल्यूम भी 2 दिए ऊपर, ये सेलिंग एक्सपेंस 2 दफा दिया हुआ है ना, एक दफा 2019 का और एक 2000, और सेल वॉल्यूम भी 2 दफा दिया हुआ है। जब भी कोई एक्सपेंस 2 दफा दिया हुआ है और साथ 2 वॉल्यूम दिए हैं
तो फिर आपने नाम से नहीं पहचानना कि ये फिक्स है या वेरिएबल है, आपने पहले उसको चैप्टर 1 में जाके देखना है कि ये फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, बताओ मुझे चेक करके। अब सेलिंग एक्सपेंस, वैसे मैंने जो रूल रटवाया था, अगर यहाँ पे ये पिछले साल का वॉल्यूम शॉल्यूम ना दिया होता तो मैंने रूल रटवाया था कि सेलिंग कॉस्ट अगर टोटल में हो तो फिक्स होती है, लेकिन अगर दो वॉल्यूम ना दिए हो तब वो रूल रटा लगाते हैं। इधर दो वॉल्यूम दिए हुए और उस पे दोनों पे सेलिंग कॉस्ट दी हुई है, दो वॉल्यूम दिए हुए दोनों पे सेलिंग कॉस्ट दी हुई है। तो जरा मुझे चेक करके बताएं भाई, कैलकुलेटर आपके पास है, कि ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये फिक्स में आएगी, वेरिएबल में आएगी या सेमी वेरिएबल। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमने चेक करना है। जब भी कोई भी कॉस्ट दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम पे आ जाए तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम चेक करें। अब चेक क्या करना है, इसको पर यूनिट पे निकाल के देखो कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स है। फिक्स तो नहीं लगती क्योंकि पिछले साल और अगले साल की रकम चेंज हो रही है टोटल में, फिक्स तो नहीं है। वेरिएबल या सेमी वेरिएबल में से कोई एक है ये। कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ साइड पे। हाँ जी, बल्कि नीचे कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ चेक करने लगा हूँ। मेरे पास 2018 के सेल यूनिट मौजूद हैं। आपने भी अपने इसमें किताब के साइड पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना जी। 2018 के कितने सेल यूनिट्स थे, 1,56,250। और 2018 में सेलिंग एक्सपेंस कितना था, 8,050,000। 2019 में हमने कितने यूनिट बेचे और खर्चा हमारा था, यूनिट्स के चेंज होने से, यूनिट्स के चेंज होने से ये देखो टोटल में चेंज हो रहा है। कोई भी खर्चा जो यूनिट के चेंज होने से टोटल में चेंज हो तो वो वेरिएबल वाला भी होता है, सेमी वेरिएबल भी होता है, लेकिन फिक्स नहीं होता। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं पर यूनिट पे निकालूंगा, और अगर पर यूनिट सेम आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, तो वेरिएबल होंगे ये सेलिंग। और अगर ये पर यूनिट पे भी चेंज हुआ, मतलब ऑपोजिट वे में, तो फिर ये होगा सेमी। फिर इसमें से फिक्स और वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी सेपरेट बाद में देखते हैं। पहले जरा निकालो डिवाइड करके, और मुझे ये बताओ कि सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट पे कितना आता है। 8,050,000 डिवाइडेड बाय 1,56,250। वो कहते हैं ये आ रहा है सर। दूसरे केस में 78 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख जी, ये तो सेम ही नहीं है। सेम नहीं ना है, टोटल में भी चेंज हो रहा है, पर यूनिट पे भी चेंज है, और ऑपोजिट वे में चेंज है, यूनिट कम हो रहे हैं, हाँ रेसिप्रोकल वे में। तो कोई भी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम के साथ दी हो, ये आपको मैं बार बार बताऊंगा लेकिन आप लापरवाही करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। दो वॉल्यूम के साथ कोई भी एक्सपेंस दिया हो तो उसका नाम धोखा दे जाता है कई दफा, फिर नाम पे नहीं जाना, फिर हमने वेरीफाई करना इस तरह वॉल्यूम से कि टोटल में चेंज हो रहा हो और पर यूनिट पे सेम हो तो वो वेरिएबल है, टोटल में भी चेंज हो रहा हो और पर यूनिट पे भी चेंज हो रहा हो तो वो खर्चा सेमी वेरिएबल है, फिर नाम धोखा है। ये धोखा लेबर के साथ भी हो सकता है। मैंने आपको क्या रटवाया, लेबर नॉर्मली वेरिएबल होती है, लेकिन आगे जाके कॉस्ट के किसी एक चैप्टर में मैं लेबर सेमी वेरिएबल भी कराऊंगा, और वहां मुझे ऐसे ही पता चलेगा, ओहो ये तो दो वॉल्यूम पे दी हुई थी लेबर, और जब वहां चेक की तो वो सेम नहीं थी। तो वॉल्यूम के जरिए पहचानना पहला तरीका था, याद है आपको? नहीं याद? जिन्होंने बेसिक अच्छी नहीं पढ़ी उनको नहीं पता होगा, या बेसिक भूल गए हैं। मैंने जब बेसिक पढ़ाई थी तो मैंने कहा था फिक्स और वेरिएबल को पहचानने का जो असल तरीका है वो वॉल्यूम होता है।
इधर पड़ी थी, अब लबना जरा औखा काम है। लेकिन दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि रेफरेंस के लिए आपको ये मैंने कहा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहला तरीका क्या है, थ्रू वॉल्यूम्स। दूसरा नाम, आल्दो नाम वाला तरीका हम इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन ये धोखेबाज तरीका है। वो तरीका ज्यादा बेहतर है जिसमें मैंने कहा था एटलीस्ट दो एक्टिविटी लेवल के साथ या वॉल्यूम के साथ कोई भी कॉस्ट दी हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप पहचानें। एक से ज्यादा वॉल्यूम के साथ कॉस्ट आ जाए तो ये चेक करना हमारी ड्यूटी बन जाता है कि ये इस रूटीन से हटके तो नहीं है, कोई वेरिएबल नाम चाहे वेरिएबल वाला लिखा हो लेकिन हो वो सेमी वेरिएबल, या नाम वो फिक्स वाला लिखा हो वो चाहे वेरिएबल। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे कहता हूँ जी, आपको हर एम्प्लॉय को कहता हूँ फैक्ट्री के, जी आपको हर महीने की लगी बंदी तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपये मिलनी है। ऊपर आप जितने घंटे काम करेंगे या जितने यूनिट बनाओगे मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दे दूंगा। इस तरह वो तो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है ना, कि नहीं? या कंपनी कहे जी साल की एक सैलरी आपको फिक्स बोनस मिलना है, मिलना ही मिलना है सबको, एक सैलरी बोनस है, काम हो या ना हो। ईद आएगी तो एक छोटी बड़ी मिला के जो भी एक सैलरी बोनस है। बाकी फिर आप जितने घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से तो वो जो एक सैलरी फिर देनी देनी है फिक्स वाली है बन जाती है ना वो। ऐसे होता है। नहीं बात समझ आई? जी जनाब, वापस आते हैं सवाल पे। पकड़े जी कैलकुलेटर जनाब, ओए हाथ निकालो बसते, तो ठंड लग रही है तुम्हें? पकड़ो कैलकुलेटर, पकड़ो, पकड़ा हुआ है। मुझे बताओ इसमें से अब फिक्स और वेरिएबल पोर्शन अलग करना है हाई लो से। करवाओ, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस बताओ हाई लो में कितने निकलेंगे। फॉर्मूले नहीं बताने मुझे, बस तुमने रकमें बोलनी है। हाँ हाई लो से, हाई लो समझ आता है क्यों लगाते हैं? हाई लो से सेपरेशन होती है। चलो मुझे लिखवाओ, एक मिनट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट निकलवाओ जी। शाबाश, माइनस, हाँ जी ठीक है। हाँ यूनिट्स, हाई यूनिट्स हाई लेवल पे, हाई वॉल्यूम के यूनिट्स। ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा टाइप हो सकता है? जो बच्चे अलग अलग टाइप करते हैं वो बेवकूफ़ी है, इस पूरे को इकट्ठा ही टाइप किया करें। इसको क्या बोलते थे? टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल। इसको वो लिखना नहीं फॉर्मूला, वैसे बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट एट लो वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम होता है। ये लो वॉल्यूम माइनस करो तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितने आते हैं? 40। सब बच्चे लिख लेंगे वेरिएबल कॉपी पे वो या वो रजिस्टर पे, ओ किताब पे निकालो जहाँ ये लिख रहे थे। हाँ करो, नीचे फिक्स भी निकालो खुद। अब फिक्स सेलिंग निकालो, वो आप खुद निकालेंगे और वो कॉपी पे नहीं करना, नोट्स पे ही करो। ये जो मैंने दो स्टेप्स लगाए हैं, ये इस मेथड का क्या नाम था? हाई लो मेथड लगा रहा हूँ। ये भी आपको ही याद रखना है कि जब मेरी कोई सेमी वेरिएबल हो तो मुझे हाई लो लगा के उसमें से अलग अलग करना पड़ेगा फिक्स वेरिएबल।
फिक्स भी आपने ही निकालना है। मैं कहता हूँ आप पहले निकालो। नहीं उसमें करना है नीचे, वो देखो अब्दुल अजीम के नीचे जितनी जगह है मेरे चरणों में है। साइड पे इतनी जगह है वाइट वाली, बाद में खपता रहेगा। नहीं वो कराना ही मैंने जानबूझ के किताब पे है आज, ताकि तुम किताब ना छोड़ो, सवाल ना छोड़ो, तो वो कॉपी में गुम जाते हो फिर जाके। ये देखना ठीक। हाँ जी, जल्दी जल्दी करो भाई, फिक्स सेलिंग। हाँ जी बताएं कैसे निकालेंगे फिक्स सेलिंग। हाँ जी हमने ये पढ़ा था, y इज इक्वल टू ए प्लस, y में क्या लेते हैं, गलत, गलत, y टोटल कॉस्ट होती है ये, निकाल फिक्स रहे हैं तो ये a होती है फिक्स ना भाई, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होती है जो कि फाइंड करनी होती है बैलेंसिंग। गलत बता रहे हो जी, y टोटल कॉस्ट कितनी, जो मर्जी रख लो, 78 लाख कर लो या 80 लाख, चलो मैं 78 लाख लिख लेता हूँ, आपने कहा आगे y 78 लाख, शाबाश। बी ये होता है, ये वेरिएबल एक्सपेंस को बी से डिनोट करते हैं, 40 एक्स, हाँ जो ये उठाया था इसके सामने वाले यूनिट्स। जी तो इसको अब आप सारे को सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पर पुट करके, ए की बैलेंसिंग फिगर आएगी। ए से मुराद फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है। कितना आता है आंसर, नहीं 143 नहीं आता, 18 लाख आना चाहिए। ये अब आपने देखना है, 18 लाख आता है, जिसका 18 नहीं आता उसको हाईलो नहीं आता। भाई इसलिए तो कहते हो कैलकुलेटर पे सारा इक्वेशन लिखा करो, क्या करते हो टुकड़ों में नहीं करते, कॉस्ट में वैसे ही डाटा बहुत ज्यादा है, ऊपर से आप कैलकुलेशन टुकड़ों में करते हैं तो वो कहीं गलती, वो पिछला आंसर स्टोर किया हुआ इस्तेमाल कर लेता है, तो वो एक ही लाइन में कर लिया करो। हाँ भाई, हाईलो आ गया तुम्हें अब, आता था पहले, ठीक है चले जी आगे। किसी बच्चे को यहां तक कोई मसला, जी जनाब, हमें कैसे पता चलेगा पेपर में हाईलो लगना है जी, बताओ। नहीं खाली ये रूल नहीं है ना, दो वॉल्यूम दियो और साथ कॉस्ट दियो, और आपने उसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करके पहले वेरीफाई करना है कि वो वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है कि फिक्स है। अगर उसमें से सेमी वेरिएबल सेलेक्ट होती है तो हाईलो लगाना है, अगर वो पर यूनिट निकालते हैं और वो सेम आ जाती है तो फिर तुझे हाईलो कितने लाना है, दो वॉल्यूम के बावजूद नहीं लगाना फिर हाईलो, हाईलो लगता ही सेमी वेरिएबल पे है। मसलन मैं अगर ये निकालता पर यूनिट पे और ये दोनों 52 निकल आते, तो मैंने पता क्या कहना था कि सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल ही है, सेमी वेरिएबल नहीं है, उस पर हाईलो नहीं लगाते। देखा ना बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, और बात कब मुकम्मल हुई है, सबसे पहले हमने ऑटोमेटिकली एज एन अकाउंटेंट ये वेरीफाई करना है कि ये पर यूनिट के मुताबिक क्या ये फिक्स है या वेरिएबल है, या इसको कहते हैं बिहेवियर देखना, बिहेवियर कॉस्ट का बिहेवियर वॉल्यूम के साथ क्या है।
तो जब आप उसका बिहेवियर तय कर लेंगे और बिहेवियर में सेमी वेरिएबल पकड़ी जाए तो हाई लो लगाना है। अगर बिहेवियर में फिक्स पकड़ी गई नो हाई लो, बिहेवियर में वो पकड़ी गई वेरिएबल पकड़ी गई नो हाई लो। नहीं बात समझ आई? तो अब आज हम इतने आराम आराम से लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं और अब वो चीजें वापस घूम घूम के हमारे पास आ रही हैं और आएंगी। ये डिसीजन मेकिंग में हमें मसला है। तो अगर हम चीजों को ग्रिप नहीं करेंगे तो हर दफा हम परेशान हो रहे होंगे और अपने आप से ये पूछ रहे होंगे सर को कैसे पता चला कि ये होना है, या एक बच्चे को पता चल गया साथ वाले को, मुझे नहीं पता चला, मैं क्यों नहीं पहचान पाया कि ये हाई लो है। वजह मैंने पहचान का कुलिया कोई तय नहीं किया, पहचान का कोई जुगाड़ ही तय नहीं किया। करना है ना अपने लिए कोई सवाल पढ़ने का आर्ट है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब मैंने पढ़ लिया सारा। कहता है CFO, ले जी CFO वाला पैराग्राफ आ गया है। CFO इज ऑफ द व्यू दैट डिसकॉन्टिन्यूअस ऑफ BA, किसको डिसकॉन्टिन्यू करने में, BA को डिसकॉन्टिन्यू करेंगे तो आपके सारे मैन्युफैक्चरिंग और सारे सेलिंग एक्सपेंस सेव होंगे सिवाय एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के, यानी ये 7.5 लाख की बात कर रहा है। अब सारे मैन्युफैक्चरिंग सेव होने का मतलब क्या है, मटेरियल कॉस्ट सेव होगी। अगर मैं ये एरो बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे ये मटेरियल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अगर मैं क्लोज कर दूं ये मेरी मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, और लेबर भी सेव होगी, और ये और एट्रीब्यूटेबल फिक्स एफओएच नहीं, सेलिंग नहीं ना का, मैन्युफैक्चरिंग यहां तक। इसमें अगर हम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल सेलिंग भी सेव होगी, वेरिएबल सेलिंग अभी मैंने कितनी निकाली है, अभी निकाली थी। यानी वो कहना चाह रहा है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 40 रुपए दोगे, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी तो वो 40 रुपए वेरिएबल नहीं देने पड़ेंगे। और फिक्स सेलिंग मैंने अभी कितनी निकाली थी, 18 लाख। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 18 लाख दोगे, और अगर नहीं करोगे तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आगे चलें, एलोकेटेड के मुतालिक वो कहता है ये सेव, ये तो हमारा भी रूल यही था, यहां तक तो वो हमारे रूल पे ही चल रहा है। अब अगली लाइन ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये उसने आपके साथ 2 नंबरी लगाई है, तो इधर इन्वर्टेड कॉमा लगा के हाईलाइट कर लें। ये वाली लाइन है जो कि 2 नंबरी वाली लाइन है, आई कैप ने इधर आके 2 नंबरी की है क्या? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, काम की बात है, बस ठीक है जी। धोखा, हाँ लिख लो उर्दू है, वो जो एडियन के साथ धोखा होता है। कहता है, अच्छा फिक्रा क्या कहता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग, खाली एलोकेटेड नहीं, टोटल, टोटल कितने निकाले थे मैंने, टोटल कितने निकाले थे, टोटल इस 25 लाख की बात कर रहा है। कहता है CFO का कहना ये है, ये सारा पैराग्राफ किसका चल रहा है, CFO का कहना ये है कि ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि टोटल एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं ना BA को, तो टोटल कॉस्ट आपकी 10% कम हो जाएगी। टोटल, टोटल का मतलब क्या है, 7.5 लाख नहीं, 25 लाख का 10%, कितनी है, 2.5 लाख कम हो जाएगी, यानी वो 22,50,000 रह जाएगी, लेकिन ये 2.5 लाख की कमी होगी। अब ये जो 2.5 लाख की कमी या इजाफा होगा ना, ये एक्चुअली एलोकेटेड के अंदर एट्रीब्यूटेबल छुपा दिया एग्जामिनर ने। इसका ये मतलब होता है कि अगर उसने एलोकेटेड को भी डिसीजन की वजह से ऊपर नीचे किया ना, तो उतना पोर्शन जिसको चेंज किया वो वाकई फिर एलोकेटेड नहीं है, वो एट्रीब्यूटेबल ही है। ये वाइंदा याद रखना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं तो चेंज होना है। एलोकेटेड के बारे में बिल्कुल साइलेंट हो तो हमारा पुराना वाला रूल कायम है, अपनी जगह पे ही है। लेकिन अगर एलोकेटेड में से भी कुछ पोर्शन आई कैब ने हिलाया है ना, तो एक्चुअली फिर वो जितना पोर्शन हिलाया है वो एलोकेटेड ही नहीं रहा, वो भी एट्रीब्यूटेबल है।
तभी हिला है, नहीं तो वो हिलना ही नहीं था डिसीजन की वजह से। नहीं समझ आई आपको? इसको आप कह सकते हैं एट्रीब्यूटेबल पोर्शन इन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। ये आज तक कभी आया ही नहीं था, आज तक कभी ऐसे था ही नहीं कि एलोकेटेड के अंदर भी एट्रीब्यूटेबल घुसा सकता है आई कैप। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि आई कैप आपको बताना चाह रहा है कि सीएफओ का कहना ये है कि अगर हमने बीए को डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि डिसकंटिन्यू का पैराग्राफ है, बीए को डिसकंटिन्यू किया तो हमारे पूरे बिजनेस की जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसका 10% एलोकेटेड में से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डिसकंटिन्यू करने की वजह से। तो भाई वो फिर 10% जो भी अमाउंट बनती है वो हमारे लिए क्या है, वो मतलब वो हमारा एट्रीब्यूटेबल के खाते में चला जाएगा ना, वो सेव हो जाएगा। यहां तक किसी का को मसला, ये बात समझ आ गई आपको कि ये एलोकेटेड है? नहीं, इतना पोर्शन जो है ये एलोकेटेड की मद से निकल के किस में चला गया, एट्रीब्यूटेबल की मद में चला गया, क्योंकि ये हमारे डिसीजन की वजह से चेंज हो रहा है। हाँ, अगर ये लाइन ना लिखता ना ये वाली, तो हमारी पुरानी वाली बात ही चलनी थी कि भाई एलोकेटेड तो होता ही नहीं रेलेवेंट। मैंने कहा ना वो उसने सवाल में 2 नंबर ही लगाई है, और वो ये 2 नंबर ही है कि उसने आपको एलोकेटेड के अंदर से भी चेंज कराया कुछ पोर्शन डिसीजन की वजह से। तो आपने फड्डा नहीं डाल के बैठ जाना कि सर ने तो कहा था एलोकेटेड तो कभी हमेशा रेलेवेंट। और बाई स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक मुझे मजबूरन रूल्स को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है कई दफा। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन विल ऑलवेज प्रेफर। आगे चलें। नेक्स्ट, इन अ रीसेंट मैनेजमेंट मीटिंग कंपनी सेल्स डायरेक्टर डज नॉट एग्री विद द सजेशन टू। कंपनी की सेल डायरेक्टर है खातून। ये अब ये सारी बात, ये पैराग्राफ जो है ये किसका है? उसने नीचे सवाल में कहा था ना सीएफओ और सेल डायरेक्टर के प्रपोजल को चेक करे, तो खातून की बात नंबर 2 पे आ गई। बंदा पहले रखे उन्होंने क्या, बंदा जड़ा होंगे ना सीएफओ और सियाना होंगे, लेकिन इतने बंदा शायद गोगलू है। सोल्यूशन करके पता चलेगा, वैसे अभी पता कोई नहीं। तो सेल डायरेक्टर खातून है, उसके अपने सजेशन है। वो कहती है शी इज ऑफ द व्यू दैट बीए इज इन हाई डिमांड इन द लोकल मार्केट। उसका कहना यह है कि जनाब आप जो बना के एक्सपोर्ट कर रहे थे, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं कि हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। उसका कहना यह है कि इस प्रोडक्ट की लोकल मार्केट में बड़ी डिमांड है, आप इसको एक्सपोर्ट पे बंद करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आपको लोकल मार्केट में भी घुसना चाहिए। वो ये कह रही है एक्चुअली, कहाँ घुसना चाहिए, लोकल मार्केट में आपको जाना चाहिए। और मैनेजमेंट को चाहिए शुड कंसिडर टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट थ्रू एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जमाल। यानी वो कह रही है ये है कि आपको लोकल मार्केट में इसको फिजिकली ना भी बेचें, ऑनलाइन अली एक्सप्रेस, अली बाबा दराज डॉट पीके टाइप इस तरह की ना कोई वेबसाइट है, क्या नाम है उसका वेबसाइट का, जमाल एक्सप्रेस, उस पे अपनी स्टोर वगैरह बना के उसके जरिए आपको अपनी लोकल मार्केट में बेचना चाहिए। पहले हम लोकल मार्केट में बेचते थे, क्या करते थे। अब वो कह रही है कि भाई एक्सपोर्ट बंद करना है, वो तो भाई सीएफओ आपका आपका है, मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू रहे। अब जो कंटिन्यू है ना उसके अंदर मैं 2 ऑप्शन बनाऊंगा, हालांकि उसने लोकल मार्केट का कहा है, लेकिन जो पुरानी सिचुएशन चल रही थी ना एक्सपोर्ट वाली, उसको भी चेक करना हमारी ड्यूटी है। कहा नहीं उसने, रिक्वायरमेंट में भी हालांकि कहा हुआ है कि सीएफओ के और डायरेक्टर के प्रपोजल, लेकिन सेल डायरेक्टर का पहली बात ही ये है कि डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए उसका मेन प्रपोजल है। उसके अंदर सब 2 प्रपोजल बनेंगे, या ऑन एक्सपोर्ट बेचे, या नई सजेशन उसकी तरफ से क्या आई है कि लोकल मार्केट में ऑनलाइन बेचे। तो मैं 2 प्रपोजल बनाऊंगा, डिसकंटिन्यू, बल्कि डिसकंटिन्यू दूसरा होगा, पहला प्रपोजल क्या होगा, कंटिन्यू। और कंटिन्यू के अंदर 2 सब कॉलम बनाऊंगा, एक्सपोर्ट वाला और लोकल वाला। आल्दो कुछ बच्चे इतराज करते हैं कि सर एक्सपोर्ट वाला तो उसने कहा ही नहीं कि चेक करे, उसने तो लोकल ऑनलाइन वाली मार्केट की बात की है। असल में ये शटडाउन में हमें प्रेजेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ये भी कह सकती है पाए ना जेड़ा पुराना चलता सी वो ते दसो की होया ਉਹਦਾ,
वो ही चाहे रेलेवेंट कॉस्टिंग में फायदेमंद हो। तो एज एन अकाउंटेंट आपको मजबूरन वो करना फिर भी पड़ना है बाद में भी। तो इसीलिए यहाँ पे शट डाउन में खास तौर पर जो प्रेजेंट सिनेरियो होगा ना उसको भी लाजमी सॉल्व करना है। यानी कॉन्टिन्यू के अंदर दो ऑप्शन बननी है। काबिल एतराज बात है, लेकिन आई कैप का और मेरा स्टाइल यही है कि कॉन्टिन्यू द ऑप्शन की हेडिंग देंगे, उसके अंदर मैं दो कॉलम बनाऊंगा। वो दो कॉलम क्या बनाऊंगा? एक्सपोर्ट, यानी जैसे पहले एक्सपोर्ट करते थे वही करी जाओ। दूसरा ऑप्शन उसके अंदर क्या बनाऊंगा? सब ऑप्शन कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू लॉन्च कर दो। और ये दोनों मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि कॉन्टिन्यू के अंदर भी सब ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने बता दिया कि आपने एक्सपोर्ट वाले को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने कहा है कि हमें मेरे मुताबिक डिसकंटिन्यू, जब वो कह रही है डिसकंटिन्यू नहीं करना तो इसका दूसरा मतलब है वो ये चाह रही है कि अगर एक्सपोर्ट वाला चल रहा है तो वो चला लो, ये लोकल चंगा लगता है। वो अब हमने इवैल्यूएट करके बताना है उसको कि डायरेक्टर दी गल किस हद तक सही है। ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या कहता है? शी आर्ग्यूज दैट दिस विल नॉट ओनली मिनिमाइज द सेलिंग एक्सपेंसेस। कहती है कि जमाल एक्सप्रेस के जरिए अगर हम बेचेंगे ना, इससे हमारे सेलिंग एक्सपेंस भी कम होंगे और दूसरा इदारा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा पाएगा। तो इसके आर्ग्यूमेंट, यहां तक जो आर्ग्यूमेंट में हम पहुंचे ना, बस अभी तक जितना डेटा पड़ा है उसके मुताबिक अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं टेबल ये बनाऊंगा, कॉन्टिन्यू, क्या बनाऊंगा? कॉन्टिन्यू द BA, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या है? डिसकंटिन्यू या क्लोज द, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन, और ऑप्शन 1 के अंदर दो कॉलम बना लूंगा। जी, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मैं दो कॉलम क्या बना लूंगा? वैसे तो वो एक ही ऑप्शन है। हाँ जी, उसके अंदर मैं दो कॉलम क्या बना लूंगा इस तरह, एक या वो एक्सपोर्ट करते रहे। ये वैसे कंटिन्यू की ऑप्शन किसकी थी, किस खातून ने कहा था? ये उसकी उसमें ही आ जाएंगे। और ये किसकी थी ऑप्शन? अब मैं यहाँ आइटम लिखूंगा और रकमें तीनों कॉलम में लिखी जाऊंगा, जो जिसकी कोई रकम है। समझ आ रही है बात आपको? अब ये इससे फायदा क्या होगा? मेरा टाइम बचेगा, नहीं तो अलग अलग टेबल भी बना सकता हूँ तीन, उसमें टाइम बहुत ज़ाया होगा, लेकिन इसमें टाइम हमारा बचेगा। अब एक बात का ख्याल रखना है आपने, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, आगे पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी बात है। ये जो ऊपर लिखा हुआ था, या चलो कोई भी मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि जब आप प्रोडक्ट बंद करोगे या ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको 2.5 लाख की सेविंग होगी। है भी इसमें 2.5 लाख की कोई रकम, ये जरा ध्यान से देख लेना। आप प्रोडक्ट बंद करोगे या ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको 2.5 लाख की सेविंग है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो 2.5 लाख की सेविंग नहीं है। अब इस पॉइंट को डील करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक तरीका ये है जो कि स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के मुताबिक है कि मैं कह रहा हूं कि जी कितने की सेविंग होगी। किस केस में कहा मैंने? लोकल ऑनलाइन बेचोगे तो 2.5 लाख की सेविंग होगी, या बंद करोगे तो 2.5 लाख की सेविंग होगी, और अगर चलाओगे एक्सपोर्ट तो वो सेविंग नहीं होगी। समझ आ रही है? ये इसको लिखने का एक तरीका है। आई कैप उल्टी साइड लिखता है कई दफा। उल्टी साइड क्या होती है? आई कैप कहता है एक्सपेंस की सेविंग लिखने की बजाय क्यों ना हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। क्या रिकॉर्ड कर दें?
जब वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने लगते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो 2.5 लाख का एक्सपेंस इस केस में होगा, बाकी दोनों केसेस में वो एक्सपेंस नहीं होगा। वो एक किस्म का वो भी वही वही बना लो आप चाहे, ये भी तरीका चल सकता है, दोनों तरीके चलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, बल्कि मैं आपको चलो अभी तीनों को दिखाऊंगा तो आप घबरा जाएंगे। अगर मैं फिलहाल चलो ये वाला कॉलम फिलहाल अभी उड़ा देता हूं ताकि मैं आपको जरा एक पॉइंट समझा सकूं। तरीका नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसी एक्सपेंस में कोई सेविंग बताई गई है तो जिधर जिधर सेविंग है वहां वहां सेविंग लिख दो। ये तो सवाल के मुताबिक है। तरीका नंबर 2 क्या है, जहां जहां सेविंग बताई गई है वहां ना रिकॉर्डिंग करो और दूसरी ऑप्शन में जाके खर्चा रिकॉर्ड कर दो। जब आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना जिस ऑप्शन में सेविंग बताई गई है, तो वो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगी, सेविंग। बात समझ आई? जिस ऑप्शन में सेविंग बताई गई है वहां सेविंग लिख दो, या अदर ऑप्शन में क्या रिकॉर्ड कर दो। फिर जब अदर, ये नहीं करना कि जिसमें सेविंग बताई गई उसे सेविंग भी लिखती और दूसरे जो एक्सपेंस भी लिखता, वो जब आपस में ये कंपेयर होंगे ना तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। बात समझ नहीं आई? दोबारा मैं बता देता हूं। पहली अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच क्या है, जिसमें सेविंग होनी है उधर ना लिखो, दूसरी साइड पे एक्सपेंस लिख दो। दोनों अप्रोच है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी एक्सपेंस वाली अप्रोच लिखनी है या सेविंग इन एक्सपेंस वाली अप्रोच लिखनी है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी अगर एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपेंस 2.5 लाख का होगा एक, और अगर आप लोकल करोगे ऑनलाइन तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है। और अगर सेविंग लिखने लगोगे तो सेविंग वाली अप्रोच में आप क्या कहोगे कि लोकल ऑनलाइन में 2.5 लाख की सेविंग होगी और इधर वो सेविंग। अब अगर आप इन दोनों का नेट करो इम्पैक्ट, तो नेट इम्पैक्ट एक केस में एक्सपेंस है दूसरे में एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब है नेट सेविंग निकल रही है 2.5 लाख की। अभी ऊपर हेडिंग को इग्नोर करना, इधर भी 2.5 लाख की नेट सेविंग ही निकल रही है। अगर किसी बच्चे ने ये हरकत फरमा दी, 2.5 लाख का एक्सपेंस भी लिख दिया दूसरी साइड पर, तो इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, हमारे डिसीजन पे उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ पाएगा उस पॉइंट का। वो सेविंग और एक्सपेंस आपस में एक दूसरे को दो जगह रिकॉर्ड करके आपने क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? असूल क्या होता है, जिस केस में सेविंग है या तो उस केस में सेविंग रिकॉर्ड कर दो या अदर वे राउंड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो ताकि सेविंग रिकॉर्ड ना करो। मर्जी आपकी। हालांकि जो मुझे आसान लगता है वो ये है कि जिधर सेविंग बताइए उधर सेविंग पाई जाओ। आई कैप बात घुमा के करता है। आई कैप कहता है जिधर सेविंग बताइए उधर रिकॉर्डिंग ना करो, दूसरी साइड पे क्या रिकॉर्ड कर दो, एक्सपेंस। तरीका वो भी गलत नहीं है, बट करना एक जगह है। या सेविंग पालो या खर्चा पालो, दो में नहीं। इसी तरह या बेनिफिट रिकॉर्ड कर लो या उस बेनिफिट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो। ये नहीं करना कि बेनिफिट भी रिकॉर्ड कर लिया और बेनिफिट फॉरगॉन भी आके कर दिया दूसरी में, तो जब दोनों ऑप्शन आपस में कंपेयर होके नेट होंगी तो वो कैंसल आउट होके खत्म हो जाएगी चीज। बात समझ आइए ये बात, ये इसकी कई जगह पे जरूरत पड़नी है। अब आपकी मर्जी आप कौन से मेथड पे जाना चाहते हैं। मैं फॉर द टाइम बिंग दूसरी क्लास में सेविंग वाला नहीं करा के आया, मैं वो करा के आया हूँ कि जिसमें जिस और केस में सेविंग है ना उथे नहीं पानी, दूसरी साइड से खर्चा पा देना है। कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो करेंगे, लेकिन मैं कौन सी करने लगा हूँ। अगर उसने कहा ना कि 2.5 लाख की सेविंग है ऑनलाइन में, तो मैं सेविंग नहीं लिखूंगा 2.5 लाख की, मैं दूसरी पास से खर्चा लिख दूंगा एक्सपोर्ट। या जिस जिसमें सेविंग नहीं कहा उसने उसमें मैं वो क्या रिकॉर्ड कर दूंगा, खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। से वो बाकी मैंने रेलेवेंट इनकम में सेल लेनी है बस,
बाकी सारे खर्चे लेने ने, इस वजह से मैं खर्चे रिकॉर्ड करी जाऊंगा, खर्चे 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 खर्चे। समझ आ रही है आपको? चलो ये अब आपने याद रखना है, जरा आगे जाके आसानी होगी जी। तीनों लिखेंगे तो फिर कोई से दो को कंपेयर करके देखेंगे, आप तीनों इकट्ठे नहीं करते। हाँ, एक्सपोर्ट का ऑनलाइन के साथ और एक्सपोर्ट का, हाँ डिसकंटिन्यू जो प्रेजेंट सिचुएशन थी, एक्सपोर्ट एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन थी। हाँ भाई चश्मा टू, थके हो? नेक्स्ट आ जाए। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब ये सारा डाटा जो नीचे दिया हुआ है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं दी उसने, तो ये सारा पता है किस केस के लिए दिया हुआ है? ये ऑनलाइन के लिए दिया हुआ है। ये सारा डाटा किसके लिए दिया हुआ है? कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करेंगे जमाल एक्सप्रेस पे, तो क्या क्या केसेस होंगे, सारा जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, आपको अगर डाउट हो रहा हो तो वो ऑनलाइन के लिए है। तो सबसे पहले वो कहता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी बीए की कितनी है? क्या होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी बताओ? मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम इदारा अपनी फैक्ट्री में इतने यूनिट बनाकर बेच सकता है, चाहे लोकल बेचना है चाहे एक्सपोर्ट बेचना है, जो भी है वो फैक्ट्री को तो नहीं पता। तो ये हमारी फैक्ट्री की क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी। किसी भी साल में आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं थे ना? 2019 में भी हम 2000 इससे ऊपर नहीं गए, जा ही नहीं सकते आप उससे ऊपर। और आप जब 2020 सॉल्व करेंगे अगला साल डिसीजन मेकिंग के लिए, तो भी आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ये मैक्सिमम होगा। दूसरी लाइन पढ़ें क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ बीए इन द ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट सेल। बूस्ट सेल कहते हैं इंक्रीज इन सेल बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से मुराद 2019 है। वो कहता है ऑनलाइन मार्केट में इतनी डिमांड है कि आपकी पिछले साल की जो सेल हुई है ना बीए की, 10% सेल उससे ज्यादा होगी। 10 कितनी सेल होनी है अगले साल? पिछले साल 150 यूनिट थे, अब 10% जब ज्यादा होंगे, लिखो भाई लिखो, 10% ज्यादा होंगे तो अगले साल कितने यूनिट्स ऑनलाइन मार्केट में? ऑनलाइन जो सेल यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे? 160। अगर मैं आपसे पूछूं अगले साल एक्सपोर्ट अगर हम करें तो कितने होंगे? अगर हम एक्सपोर्ट करें तो कितने होंगे? अगर हम ऑनलाइन बेचे तो कितने होंगे लोकल? और अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें तो कितने होंगे? वो तीनों प्रपोजल दिमाग में रखो। अब एक्सपोर्ट करें तो कितने होने चाहिए आपके ख्याल से? उसमें तो 10% इजाफा नहीं बताया, वो 150 आएंगे जितने हैं पिछले, क्योंकि उसने कहा ऑनलाइन में बूस्ट होगी सेल, फिजिकल की नहीं कहा, एक्सपोर्ट की नहीं कहा। तो अगर मैं एक्सपोर्ट सेल काउंट करूंगा तो वो 150 ही है, लोकल ऑनलाइन सेल यूनिट्स काउंट करूंगा तो, और डिसकंटिन्यू में देखूंगा होते तो बिकने नहीं, एक भी यूनिट ही बिकना। डिसकंटिन्यू का मतलब ही ये नो यूनिट सेल। ठीक है, अगला बुलेट। और अगला क्या कहता है? हाउ एवर फॉर अचीविंग दिस टारगेट लेवल ऑफ सेल, इसकी बात कर रहा है ऑनलाइन में, a digital marketing service provider would be hired at an annual cost of 8 लाख। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है पता है आपको? आजकल ना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके जरिए लोग मार्केटिंग करते हैं। आप जब फेसबुक देखते हैं बीच में स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं कंपनीज के, तो उन कंपनीज ने अपने फेसबुक पेज के जरिए पैसे लगा के एडवर्टीजमेंट की होती है। उस ऐड को चलाने वाले लोग एक्सपर्ट आम मार्केटिंग के लोग नहीं होते। जैसे टीवी में ऐड आता है, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐड चलाने वाले लोग ही एक्सपर्ट लोग अलग होते हैं, उनको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। वो मुफ्त नहीं है, उनको हायर करना पड़ेगा। कितने पैसे लेंगे? ये 8 लाख किस केस में देना पड़ेगा? सिर्फ ऑनलाइन के केस में, बाकियों में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड, लेकिन ये रेलेवेंट कॉस्ट है सिर्फ ऑनलाइन की। ठीक है, आगे चलें। यानी इसके अंदर 2 पॉइंट थे, दोनों बता दिए मैंने। नेक्स्ट आ जाए, बीए किस प्राइस पे सेल होगी?
हाँ, ये ऑनलाइन की सेल प्राइस है। एक्सपोर्ट की सेल प्राइस कितनी होगी? वो जो ऊपर पढ़ के आए थे, 200 रुपए पर यूनिट। और जब डिसकंटिन्यू कर देंगे उधर तो जरूरत ही नहीं सेल प्राइस की, जरूरत ही कोई नहीं सेल प्राइस की, ठीक है। यानी एक्सपोर्ट में 200 रुपए लेनी है सेल प्राइस, और लोकल ऑनलाइन में, आगे चलो नेक्स्ट, SL would have to pay an annual subscription fee of 1,10,000 to जमाल एक्सप्रेस टू ऑपरेट एज अ सेलर। हमारी कंपनी को जमाल एक्सप्रेस एक वेबसाइट है ना, उनको सालाना फीस देनी पड़ेगी। वो जो फीस है उसको एनुअल क्या कहा गया है? ये रेलेवेंट कॉस्ट किस केस में होगी? बस ये उसमें आ जाएगी 1,10,000, ना एक्सपोर्ट वाले में आनी है ना डिसकंटिन्यू वाले में आनी है, ठीक है। उसके अलावा इन एडिशन जमाल एक्सप्रेस वुड चार्ज 2%, ये भी ऑनलाइन वाले केस में होगी। अब ये कमीशन की अमाउंट कैसे निकालेंगे बताओ भाई को बच्चा जी। तो ऑनलाइन जब हम सेल कर रहे हैं तो 180 रुपए की सेल प्राइस पर यूनिट है, उसका 2% अगर मैं करूं तो कमीशन निकल आएगी 3.6। 180 रुपए सेल प्राइस है पर यूनिट, इनटू 2% करूं तो कमीशन कितनी आ जाएगी? और ऑनलाइन में जो सेल यूनिट होने हैं 1,65,000 यूनिट्स। ठीक है। कुछ बच्चे दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो कहते हैं सर अगर हम टोटल में निकाल लें 180 इंटू 1,65,000 निकाल के जो आता है टोटल रेवेन्यू, उसका 2% कर लें जी। 180 इंटू 1,65,000 अगर इसका 2% कर ले, जो अमाउंट आती है उसका अमाउंट कितनी आती है? दोनों तरीके ठीक है, वही जवाब आंदा है। नेक्स्ट आ जाए जी। पांचवा छठा सातवां ये तीनों आपने खुद करने हैं बस, पढ़ के तसल्ली से। लेकिन ये तीनों आने ऑनलाइन में ही है, पांचवा छठा और सातवां। चलो, लेकिन ये मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तसल्ली से और कराऊंगा भी आपको। अभी आपने इसको खुद करना है जितना समझ आता है। याद रखिएगा, किसी भी आइटम को ट्रीट करने के तरीके हैं कि जिस केस में उसने सेविंग बताई है खर्चे की, या तो सेविंग लिख दो, या दूसरा ये दूसरी ऑप्शन में क्या लिख दो, एक्सपेंस लिख दो। दोनों तरीके, लेकिन दोनों जगह के सेविंग भी लिख दिया उधर खर्चा भी लिखता है, ऐसे नहीं करना। चलो बस आज इतना ही, क्योंकि मुझे फोन आ रहा है, मुझे जाना है। बस आप लोगों ने इसको जाके जरा दोबारा तसल्ली से पढ़ के, टेबल टेबल में कॉलम यही होंगे, वैसे सोल्यूशन मैंने किया हुआ है इस सवाल का, मेरे तरीके से सोल्यूशन हुआ हुआ है। आई कैप का सोल्यूशन नहीं छापा मैंने, ये मेरा अपना तरीके से सोल्यूशन हुआ हुआ है। आई कैप का सोल्यूशन छापता तो आपने खपते रहना था। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। कल टेस्ट है, और मंडे को जब आपने आना है तो 3 सवालों का होमवर्क आपके पास हो, चाहे गलत मलती हो। पिंक लिमिटेड, सन फैशन और ये वाले सवाल का, ठीक है। अल्लाह हाफिज।